कॉफ़ी हाउस के एक कोने में तीनों बैठे थे। कॉफ़ी का ऑर्डर अशफाक ने दिया था, क्योंकि वह शेर कहने के साथ नौकरी भी करता था। इसलिए पहली तारीख से लेकर कम से कम 20 तारीख तक तो उसके पास यकीनन ही थोड़े पैसे होते थे। नरेंद्र सिर्फ कहानियाँ लिखता था। अपने कमरे का किराया 30 रुपये और 5 बिजली के, यह तो वह पाबंदी से ज़रूर अदा कर दिया करता था। बाकी खाना पीना और दूसरे अखराजात कभी होते कभी टलते। बोस अखबारों में लिखता था। उसकी आमदनी अशफाक के बराबर यकीनी तो नहीं थी, मगर नरेंद्र की तरह गैर यकीनी भी नहीं थी। नरेंद्र कह रहा था, यार जानते हो कि मैं आदमी के तखय्युल को ही सब कुछ मानता हूँ। अगर जो कुछ ज़िंदगी में जैसे होता है वही लिख दूँ तो मैं अदीब काहे का हुआ, बोस की तरह जर्नलिस्ट हो गया। तखय्युल से मैं कब इनकार करता हूँ, अशफाक ज़रा तेज़ होकर बोला, मगर इंसान का तखय्युल भी ज़िंदगी से बाहर नहीं जा सकता। नरेंद्र ने पहलू बदला, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए क्यों लिखूं। अगर मेरे तखय्युल के मुकाबले की चीज़ ज़िंदगी में नहीं मिलती तो क्या यह मेरा कसूर है? अशफाक हंसने लगा। अब इतना भी ना उड़ भाई, ऊंचे से ऊंचे ख्याल के मुकाबले की चीज़ भी ज़िंदगी में मिल जाती है, बल्कि हो सकता है और अक्सर होता है कि उससे बेहतर मिले। मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता। तुम लोगों ने हकीकत पसंदी के चक्कर में अदब के इशारी पहलू का सत्यानाश कर दिया। मैं तो इलामती अदब का कायल हूँ, क्योंकि आज का आदमी बिल्कुल अकेला है और इस अकेलेपन में उसका साथी है तो सिर्फ उसका तखय्युल। बस वही एक अमर चीज़ है और बाकी तो। बोस ने एक हाथ उठाया। अच्छा, अब मुझे तो 9 बजे दफ्तर में ड्यूटी देनी है। वह चल पड़ा होगा मेरा अदब टेली प्रिंटर। और अब कॉफ़ी हाउस भी बंद होने वाला है। क्या जब बैरा आकर कहेगा तशरीफ़ ले जाइए तब उठोगे? तीनों एक साथ उठे। अशफाक ने बिल अदा किया। तीनों बाहर निकले। बोस ने हजरतगंज से अमीनाबाद जाने वाली बस ली। अशफाक लखनऊ क्लब की तरफ अपने घर की सड़क पर मुड़ गया और नरेंद्र निशांतगंज वाली सड़क पर चलने लगा। लखनऊ क्लब के सड़क वाले नुक्कड़ पर ही वही चने मूंगफली वाला दिखाई दिया जो रोज़ वहाँ बैठा रहता था। उसकी हंडिया का धुआं तो कम हो गया था, मगर डिबरी जल रही थी। नरेंद्र उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मूंगफली लेने के लिए 10 का सिक्का फेंका। पुड़िया लेने के लिए झुकते वक्त उसने देखा कि एक और हाथ भी एक पुड़िया के लिए आगे बढ़ा हुआ है और नरेंद्र कुछ झिझक सा गया। यह हाथ उसने पहले भी कहीं देखा था, मगर डिबरी की रोशनी बिल्कुल चुंधी थी। ज़रूर उसे धोखा हुआ, उससे गलती हुई। फिर उसकी निगाहें हाथ से बढ़कर उस शख्स पर पहुंची, मगर वह उसे ना देख सका, क्योंकि वह एक बड़ा सा कंबल लपेटे था जिससे उसका मुंह, दूसरा हाथ और तकरीबन सारा ही वजूद छुप गया था। अलबत्ता उलझे उलझे सफ़ेद बालों का एक गुच्छा माथे पर कंबल के नीचे से निकला हुआ था। वैसे कंबल में बड़े बड़े छेद थे, मगर उनसे भला कोई क्या देख सकता था, और वह भी उस अंधेरे में। नरेंद्र ने पुड़िया में से एक मूंगफली निकाली और उसे छीलने के बहाने खड़ा रहकर देखने की कोशिश करने लगा, मगर दूसरे आदमी ने भी जैसे कुछ जिद बांध ली थी। उसने कंबल अपने मुंह पर और आगे को घसीट लिया, यहाँ तक कि बालों का गुच्छा भी छुप गया। पुड़िया वाला हाथ भी जल्दी से अंदर कर लिया और अंदर ही अंदर दोनों हाथों से कंबल को अपने वजूद पर ऐसे लपेटा कि बिल्कुल छुप गया। फिर वह धीरे धीरे खिसकने लगा और मीराबाई मार्ग की तरफ चला गया। उसके कदम उठने के अंदाज पर नरेंद्र को जैसे कोई भूली हुई बात याद आई। उसने इस शख्स को देखा था, ज़रूर देखा था, पर कहाँ देखा था ये कुछ याद नहीं आ रहा था। नरेंद्र का घर मीराबाई मार्ग के मुखालिफ सिमत पर था, मगर वह उसके पीछे हो लिया। कोई 100 गज के बाद नुक्कड़ वाली सड़क की रोशनी पड़ती थी। जब कंबल रोशनी के करीब पहुंचने को हुआ तो नरेंद्र ने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी और उसके बिल्कुल पीछे पहुंच गया। रोशनी में उसके पाँव साफ नज़र आ रहे थे।
नरेंद्र चौंका। हाँ, यही तो पाँव थे। ऐसी ही फटी हुई एड़ियाँ, चौड़े पंजे, अंगूठे से आगे निकलती हुई बड़ी उंगली, फिर मोटी मोटी 2 उंगलियाँ। छोटी उंगली को वो देख नहीं सका, मगर जो कुछ और जितना कुछ भी उसने देखा था वह उसे यकीन दिलाने के लिए काफ़ी था कि जो उसने देखे थे वो वही पाँव थे। उन पर पड़ी हुई धूल, उंगलियों की घाइयों में ज़रा सा खून छलकता हुआ। तो क्या जो शख्स उसे याद आ रहा था उसे उसने चलते हुए देखा था, या खड़े हुए, या बैठे हुए? बैठा होता तो नरेंद्र ने पाँव कैसे देखे होते? नहीं, चल ही रहा था। तो कहाँ चल रहा था आखिर? फिर उसे एकदम से एहसास हुआ कि वह सोचता ही रह गया और कंबल आगे बढ़ गया है। वह फिर तेज हो गया। सड़क की दूसरी रोशनी करीब आ गई थी। नरेंद्र ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। वह कोशिश कर रहा था कि कंबल के बराबर से होकर निकले। ऐसी सूरत में शायद उसे कुछ और दिखाई दे जाए, और कुछ और की मदद से वो शायद उसे याद आ जाए कि इस आदमी को उसने कहाँ देखा था। बराबर आ जाने पर वह ज़रा आहिस्ता हो गया और साथ साथ चलते हुए कनखियों से झांकने की कोशिश करने लगा। मगर कंबल को शायद कुछ शक हो गया कि नरेंद्र उसे देखने की कोशिश कर रहा है। उसने कंबल को अच्छी तरह कंधों पर समेटा, फिर कमर पर लपेटा, फिर सिर पर खींचा। 3 बार ऐसा करने के लिए उसने 3 बार अपने दोनों हाथ बाहर निकाले, और नरेंद्र को अपनी तरफ वाला हाथ अच्छी तरह दिखाई दे गया। उसकी 3 उंगलियां आधी कटी हुई थीं और छिंगुनियों के बराबर हो गई थीं। अंगूठा बहुत पतला, गैर मामूली लंबा, और लगता था कि सिर्फ उसी पर नाखून था। कलाई की हड्डियां उभरी हुई थी। हाथ की स्याह पुस्त सर्दी की वजह से सफ़ेदी मायल, उघड़ी उघड़ी 4 खाने, और उस 4 खाने पर मोटी मोटी नसें उभरी हुई। नरेंद्र ठिठक गया। यही हाथ उसने देखा था। जिसे देखा था उसका भी यही दाहिना हाथ था। एक पल वह गड़बड़ा गया कि वह कंबल का दाहिना हाथ था या बायां। नहीं, ठीक है, दाहिना ही था। तो फिर अब तो उसे याद आ जाना चाहिए कि वह किसका हाथ था और उसने कहाँ देखा था। उफ, उसकी याददाश्त को क्या हो गया था। कंबल बराबर आगे बढ़ रहा था। नरेंद्र ने अपनी रफ्तार इतनी तेज़ कर दी थी कि वह उसके बराबर से होकर आगे निकल गया, फिर आहिस्ता हुआ। एक बार ज़रा सा घूमकर देखा और उसे यह खुशी हुई कि सफ़ेद बालों का गुच्छा फिर नज़र आने लगा था, जिसके मानी थे कि कंबल उसके सर पर से ज़रा सा पीछे खिसक गया था। अब शायद वह सूरत देख सके। सूरत देखकर तो खैर वह ज़रूर ही पहचान लेगा। ऐसा भी क्या है। तीसरी बत्ती के नीचे पहुंचकर वह ज़मीन पर उकड़ू बैठ गया और मिट्टी में कुछ ढूंढने का बहाना करने लगा। इस तरह वह ज़रूर उसकी सूरत देख सकेगा। हो सकता है वह उसे बैठा देखकर पूछ ही ले कि क्या ढूंढ रहा है। अगर उसने सूरत भी देख ली, आवाज़ भी सुन ली, तब तो फिर 100% कामयाबी समझिए। उसे ज़रा याद आ जाएगा कि उसने उस पुरस्रार हस्ती को देखा था जिसके पीछे वह इतनी देर से इस कदर परेशान हो रहा था। कंबल करीब आ गया था। अब वह रोशनी के बिल्कुल नीचे पहुंच गया था। नरेंद्र ने सिर उठाकर उसे देखा और स्तब्ध रह गया। वह चेहरा ऐसा था जैसे नरेंद्र ने लड़कपन में अपने स्कूल के साइंस रूम में रखे हुए ढांचे का चेहरा देखा था। अलबत्ता उस ढांचे की सूरत सफ़ेद थी और यह शक्ल पीली थी। ढांचे में आँखों की जगह गड्ढे थे। गड्ढे तो यहाँ भी थे, मगर वे खाली नहीं थे। उनमें पुतलियाँ हिल रही थीं और दोनों गड्ढों के बीच में एक नाक सांस से फूली दिखाई दे रही थी। ज़रा से खुले हुए चौड़े दहाने में बड़े बड़े ऊबड़ खाबड़ दांत, चौड़ी ठुड्डी, और ठुड्डी के आसपास से लेकर गर्दन तक की खाल ऐसी तनी हुई रबड़ लगती थी जो अब टूटी कि तब टूटी। मूंगफली चबाते हुए जबड़े पूरे चेहरे को यूं हिला रहे थे जैसे कोई जंग लगी मशीन रुक रुक कर चल रही हो। वह नरेंद्र के बिल्कुल बराबर आकर एक पल रुका। लैंप पोस्ट की रोशनी में उसका चेहरा और भी साफ दिखाई देने लगा। पुतलियों पर पलकें जल्दी जल्दी झपकने लगीं
और नरेंद्र को यूं महसूस हुआ कि कोई उसकी याददाश्त को पकड़कर झटके पर झटके दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। यूं ही पलकें झपकी थीं, चेहरे पर यही पीलाहट थी, पुतलियां भी ऐसी ही थी, ठुड्डी भी यही, सांस के साथ फूलती हुई नाक भी। मगर कहाँ कहाँ? कंबल आगे बढ़ गया। नरेंद्र उठा और उसके पीछे हो लिया। और फिर एक अजीब बात हुई, कंबल गाने लगा। भौंडा सा कोई गाना जिसके अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, मगर लफ्ज़ों से क्या लेना था। फंसी हुई घिसे रिकॉर्ड सी कमज़ोर आवाज़, और ऊपर उठने की कोशिश में बार बार गिरती थी। वह वही थी जो उसकी सुनी हुई थी। हाथ, पाँव, जिस्म, चेहरा, लिबास, आवाज़, इतना कुछ था, मगर वह याद नहीं कर सका कि उसने उसे कहाँ देखा, कब देखा। जैसे सब सुइयां निकल गई थी, मगर जब तक आँखों की सुइयां निकलें, ना शहजादी को जान पड़े, ना उसकी नींद का राज खुले। कोई एक तस्मा लगा था, वह कट जाता तो बस याद आ जाता। कंबल अपनी रफ्तार से जा रहा था। चौथी रोशनी में नरही बाजार की भीड़भाड़ शुरू हो जाती थी। नरेंद्र ने पूरा इरादा कर लिया था कि इस रोशनी के नीचे जाकर वे कंबल का रास्ता रोक लेगा। और एकदम से पीछे से हॉर्न हुआ। नरेंद्र उछलकर किनारे हो गया। मोटर वाला शायद गलत आ गया था। उसने पहले तो बीच में सड़क में मोटर आड़ी खड़ी करके छोटी सड़क की चौड़ाई को घेर लिया, फिर पीछे की, फिर आगे। इस तरह 2-4 बार करके मोड़ी और जिधर से आया था उधर ही लौट गया। जब सड़क साफ हुई तो नरेंद्र ने देखा कि कंबल चौथी रोशनी पार कर चुका है। नरेंद्र जैसे ही तेज हुआ, सामने से 2 रिक्शे आ गए जो एक दूसरे से रेस कर रहे थे। फिर वह किनारे पर खड़ा हो गया। उनके जाने के बाद नरेंद्र को नरही की भीड़ में कंबल का सिर दिखाई दे रहा था, मगर वह सड़क बहुत ही तंग थी। सिनेमा छूटने से ट्रैफिक खचाखच भरा था और एक जगह 2 औरतें न जाने किस बात पर झगड़ रही थीं। ढेरों लोग गोल बनाए उनका तमाशा देख रहे थे। नरेंद्र जब इस मजमे से निकला तो कंबल गायब था। दोनों तरफ की दुकानों में झांकता, छोटी गलियों में दूर दूर तक निगाहें दौड़ाता, तकरीबन 1.5 घंटे तक वे नरही बाजार और उसके आसपास यूं भटकता रहा जैसे समंदर में बगैर कुतुबनुमा का जहाज़, पर उसे कंबल दिखाई नहीं दिया। अपने कमरे का ताला खोला नरेंद्र ने रोशनी की तो ज़मीन पर एक लिफाफा पड़ा दिखाई दिया। किसी रसाले की तरफ से 50 रुपये का चेक था। नई कहानी मांगी थी। कंबल वाली कोफ्त के बाद इस खत से नरेंद्र का मूड कुछ ठीक हो गया और अब उसे एहसास हुआ कि भूख लगी है। मेज पर रखी पुरानी अलार्म घड़ी 11 बजा रही थी। उफ, तो कंबल ने उसके 2 घंटे से ज़्यादा बर्बाद किए। उसे हंसी आ गई। अलमारी पर प्लेट में थोड़ी सी डबल रोटी और 2 केले रखे थे। उसने प्लेट तख्त पर रखी जिस पर वह सोता था, बैठता भी था, औंधा लेटकर लिखता भी था। डबल रोटी खाते खाते सोचने लगा कि 1-2 दिन में कोई नई कहानी तो लिखनी मुश्किल है। ऐसी तो 1-2 निकल आएंगी जो अभी कहीं भेजी नहीं। उनमें से 1-2 को ज़रा ठीक ठाक करके क्यों ना भेज दिया जाए। डबल रोटी ख़त्म करके वह उठा। कोने में रखी लकड़ी के एक बक्स में से कई किताबें निकाल निकाल कर बाहर रखीं। एक बड़े से खाकी लिफाफे को खींचा, उसे हाथ से झाड़ा, धूल उड़ी। 2 झिंगुर फुदकते हुए तख्त के नीचे घुस गए। नरेंद्र ने लिफाफे पर कहानियों के नाम पढ़े। 8 थीं। 7 पर टिक लगा हुआ था, जिसके मानी थे कि वो छपने के लिए भेजी जा चुकी हैं या छप चुकी हैं। यह एक कौन सी थी जो नहीं छपी? उसने फिर नाम पढ़ा, बाहर भीतर, मगर उसे याद ना आया कि उसमें उसने क्या लिखा था। उसने लिफाफे को तख्त पर उलट दिया। सरसराती हुई 8 कहानियाँ बिखर गईं। नरेंद्र ने उसके पास बैठते हुए एक केला उठाया, आधा छीलकर उसने हाथ में लिया और दूसरे हाथ से कहानियों को उलटने पलटने लगा। 2-3 के बाद वह कहानी हाथ में आ गई जिस पर टिक नहीं लगा था, मगर वह बहुत छोटी थी।
मुश्किल से फुल स्केप के 4 सफ़े होंगे, बहुत कटी हुई। नरेंद्र ने सोचा इसको साफ तो करना ही होगा, पहले एक नज़र देख ली जाए, शायद और भी कुछ बढ़ाना घटाना हो। वह उसको पढ़ने लगा। पहली सतर के बाद दूसरी और फिर तीसरी पढ़ते ही केला नरेंद्र के गले में फंसकर रह गया। वह चौंक चौंक कर पढ़ता गया और हर सतर पर उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। इसमें तो उसी कंबल की तस्वीर थी, वही एड़ियाँ, वही पाँव, वही चाल, वैसे ही हाथ, वैसी ही उंगलियाँ, वैसा ही अंगूठा, वैसी ही जिल्द, वैसे ही रंगे, उसी तरह की पीलाहट, उसी तरह की पलकों की झपक, उसी तरह माथे के सफ़ेद बालों का उलझा हुआ गुच्छा, हूबहू वही आवाज़। तो क्या नरेंद्र ने अपनी कहानी में देखा था? क्या वह अफसाने में उससे मिला था? क्या वह याद उसके अपने तख़य्युल की थी, जिसका मुकाम वह मुतय्यन नहीं कर पा रहा था? मगर यह कैसे हो सकता है? यह तो उसने सिर्फ़ अपनी ज़ात के मुताल्लिक़ लिखी थी, क्योंकि वह सिर्फ़ अपने अंदर के आदमी के बारे में लिखता था। तो फिर उसके अंदर का आदमी बाहर सड़क पर कंबल ओढ़े क्यों कर घूमने लगा था? अब उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि उसने इस खाके में हर बयान को एक अलग मत बनाकर लिखा था, सिर्फ़ अपने करीबी दोस्तों को सुनाया था, और सबने कहा था कि यह कहानी नहीं, जदीद मुसव्वरी का आला नमूना है। उसे यह भी याद आया कि उसने यह कहानी इसलिए छपने को नहीं भेजी कि वह बिल्कुल नहीं जानता था कि लोग उसकी अपनी ज़ात, उसके अंदर के आदमी के मुतालिक लिखी हुई इतनी लतीफ़ और इशारी चीज़ को कुछ का कुछ समझ बैठें। आखिर ऐसी फ़नकाराना चीज़ समझने की तमीज़ ही कितने लोगों की होती है। मगर उस कंबल बदबख्त ने यह क्या किया? उसके तख़य्युल पर छापा मारा, उसकी ज़ात में घुस गया, उसके अंदर का आदमी बन गया, उसकी तकलीफ़ की अलामातों को सड़क पर ले आया। नरेंद्र तो समझता था कि आज का आदमी अकेला है, फिर दुकेला कैसे? और इकाई से अगर दुई बन सकती है तो फिर दहाई भी बन सकती है, सैकड़ा भी, हज़ार भी। उसने केले का छिलका ज़ोर से खिड़की के बाहर फेंका, कहानी उठाई, कुर्सी मेज़ के करीब खींची, कहानी को पढ़ा, फिर पढ़ा। जितनी बार वह पढ़ता गया कहानी की पर्त खुलते गए, और जितने ही पर्त खुलते गए उतनी ही वह कहानी कंबल से और ज़्यादा मिलती जुलती गई। रात भर नरेंद्र कहानी को साफ करता रहा। जहाँ उसकी कलम ज़रा सी भी रुकती, कंबल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता। पलक झपकता हुआ वह नरेंद्र को सहारा देता जाता और नरेंद्र के लिखने की रफ्तार बार बार तेज़ हो जाती, जैसे आज शाम को कंबल का पीछा करते हुए वह बार बार तेज़ हो जाता था। सुबह होते होते कंबल उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब नरेंद्र को उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि कहानी साफ होकर निखर चुकी थी। अलबत्ता अब उसका नाम बाहर भीतर नहीं, अब उसका नाम कंबल था। तो ये थी कहानी दूसरा नाम, जिसे लिखा था रज़िया सज्जाद ज़हीर ने। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।